हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और सबकी प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि आज के इस वीडियो में हम एग्ज़ाम की स्ट्रैटेजी के बारे में बात करने वाले हैं। तो वैसे तो 2 मंथ से ज़्यादा का टाइम बचा है, लेकिन हम यहाँ 2 मंथ्स के अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजी तैयार करेंगे और बाकी के टाइम है वो रिवीजन में कब निकल जाएगा ये पता भी नहीं चलेगा। तो 2 मंथ्स के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे प्लान करेंगे। और इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा पर्पज़ है कि अगर स्टूडेंट्स हैं वो पहले से अच्छे से तैयारी कर रहे थे और इस टाइम अगर किसी भी रीजन से वो डीमोटिवेट फील कर रहे हैं तो वो अपनी जो प्लानिंग है उसको अच्छे से कर सकते हैं एंड फिर से कॉन्फिडेंट होके अपनी तैयारी में जुट सकते हैं। एंड सेकंड है कि जो स्टूडेंट जिन्होंने एग्ज़ाम को पोस्टपोन होने के बाद में अपना अच्छे से स्टार्ट किया है तो वो भी इस प्लानिंग से अपना जो कोर्स है उसको जल्दी से और इफ़ेक्टिवली कंप्लीट कर सकते हैं। अब आते हैं मुद्दे पर कि दिसंबर मंथ का जो टाइम है, दिसंबर के जो डेज़ बचे हुए हैं ये अभी बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल हैं। अगर दिसंबर मंथ का टाइम कोई भी स्टूडेंट जो सीरियस है वो अगर दिसंबर का मंथ अगर ऐसे ही स्किप कर देता है तो फिर जनवरी में जो सिलेबस है वो कंप्लीट होने में नहीं आएगा। तो दिसंबर का मंथ है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एंड इसी वजह से मैंने ये वीडियो अभी बनाया है। तो दिसंबर के मंथ में आप जो भी आपने स्किप किया है अपने सिलेबस में उन सबको आप यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं एंड 10 जनवरी तक मान लीजिए आप कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद में रिवीजन का दौर शुरू हो जाएगा। तो रिवीजन है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड सिलेबस इतना वाइड है कि रिवीजन तो कम से कम 3 रिवीजन तो होने चाहिए। तो ये हमने बेसिक बात करी है। अब हम बात करेंगे कि स्टूडेंट्स के साथ कॉमन प्रॉब्लम्स क्या हैं एंड उसके बाद उसके सॉल्यूशन देखेंगे और फिर हम बात करेंगे कि एग्ज़ाम को किस तरीके से प्लान करना चाहिए। फर्स्ट कॉमन प्रॉब्लम है हाउ टू कंसंट्रेट। मेडिटेशन जो है वो इसका सबसे अच्छा उपाय है। तो आप मेडिटेट कर सकते हैं, इसी के साथ योगा कर सकते हैं या फिर आप वॉक कर सकते हैं एंड वॉक के अलावा आप म्यूज़िक सुन सकते हैं। तो मेडिटेशन आप ऐसा नहीं है 2-2 घंटे मेडिटेशन करना है, जस्ट 15-20 मिनट मेडिटेशन कर लीजिए। इसके साथ ही आप योगा कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, आप लंच या डिनर के बाद वॉक कर सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं। तो म्यूजिक में भी काफ़ी पावर होती है कंसंट्रेशन बढ़ाने की, पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2-4 घंटे लगातार फिर म्यूजिक ही सुन रहे हैं। तो एक फिक्स टाइम होना चाहिए, लिमिटेड टाइम। फिर सेकंड बात आती है कि कुछ स्टूडेंट की प्रॉब्लम होती है कि हमसे तो बुक्स ही नहीं उठाई जाती हैं कि कैसे हम पढ़ना कैसे स्टार्ट करें। तो ये भी प्रॉब्लम होती है कई स्टूडेंट को। तो इसके लिए सबसे सिंपल है कि बस बुक को उठाइए और पढ़ना शुरू कर दीजिए। थोड़ी देर बाद में अपने आप ही कंसंट्रेशन बनने लगेगा। एंड इसके अलावा कि कई लोग हैं उनको काफ़ी सारे डिस्ट्रैक्शन होते हैं, जैसे सोशल मीडिया का डिस्ट्रैक्शन एंड काफ़ी अदर टाइप के डिस्ट्रैक्शन। तो इन सब डिस्ट्रैक्शन से दूर रहने के लिए सबसे अच्छा मेथड है 5 सेकंड रूल। तो इसमें आपको 5 सेकंड काउंट करना होता है अपने मन में और तुरंत फिर आपको जो भी सोशल मीडिया वगैरह यूज़ कर रहे हो उसको तुरंत छोड़ के अपनी जो बुक है वो उठानी होती है एंड पढ़ना स्टार्ट करना होता है। तो ये सबसे अच्छा मेथड है। इसके अलावा जो चीज़ें आपको मोटिवेट करती हैं, जिस वजह से आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जिस वजह से आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वो सब चीज़ें आप याद रखें। ये भी आपको हेल्प करेंगी एग्ज़ाम में पढ़ने के लिए। तो आप अपना मोटिवेशन कहीं से भी ले सकते हैं। तो कुछ लोग होते हैं वो कुछ वीडियो देख के भी मोटिवेट हो जाते हैं, कुछ लाइन्स पढ़ के भी वो मोटिवेट हो जाते हैं एंड सबका अलग होता है। लेकिन इनर मोटिवेशन जो होता है उसके लिए आपको वीडियोस वगैरह देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इनर मोटिवेशन आप में होना चाहिए, यानी वजह जो है वो आपके पास होनी चाहिए कि आपने क्यों स्टार्ट किया था। एंड थर्ड प्रॉब्लम है कंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम। तो कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो 5 दिन तो काफ़ी अच्छा पढ़ेंगे, काफ़ी अच्छे से मतलब 8-10 घंटे पढ़ेंगे, फिर 5 दिन नहीं पढ़ेंगे या फिर अगले 2-3 दिन कुछ नहीं पढ़ेंगे।
तो फिर सारा जो पढ़ना है वो वेस्ट हो जाता है। तो हम सब ह्यूमंस हैं, तो सबके साथ कुछ ना कुछ ऐसी स्थिति आती रहती है कि कई बार पढ़ाई नहीं हो पाती या कई बार कम पढ़ाई होती है। लेकिन जो कंसिस्टेंसी है उसको मेंटेन रखना चाहिए, चाहे कम पढ़ाई हो लेकिन कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो कंसिस्टेंसी कैसे रखें इसकी बात जब हम स्ट्रेटजी बनाएंगे तब वहाँ पे करेंगे। नेक्स्ट है कि ये प्रॉब्लम रहती है कि घर से तैयारी कर रहे हैं, लॉकडाउन में ज़्यादातर लोग हैं वो घर पे हैं, तो घर से तैयारी कर रहे हैं या फिर बाहर रह के भी कर रहे हैं, तो कि स्पेस नहीं मिल पाता हमें पढ़ने का, या फिर हमें खाना बनाना पड़ता है, या फिर हमें बाहर जाना पड़ता है, बाहर के काम करने पड़ते हैं। तो काफ़ी सारे एक्सक्यूज़ेज़ होते हैं, तो एक्सक्यूज़ेज़ हैं वो हमें नहीं रखने चाहिए। तो दिन में 24 घंटे होते हैं और ये सब काम करने में आप मान सकते हो आपको 4-5 घंटे लग जाते होंगे। एंड इसके अलावा मान लेते हैं कि आप 7-8 घंटे सोते होंगे, तो 8 घंटे मान लेते हैं। उसके बाद भी बहुत सारा टाइम बच जाता है पढ़ने के लिए। तो ये तो सिर्फ यहाँ पे 13 घंटे ही हुए, तो बाकी देख सकते हैं आपके पास 11 घंटे अभी भी बच गए, और 11 घंटे इतनी पढ़ाई कोई नहीं करता होगा। इसमें से भी आप 7-8 घंटे या 8-9 घंटे प्रोडक्टिव निकाल सकते हैं आराम से। तो एक्सक्यूज़ेज़ तो बिल्कुल नहीं होने चाहिए। अगर आप सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक्सक्यूज़ेज़ फिर बिल्कुल यहाँ नहीं हो। नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है कि कई स्टूडेंट को कि हम उठ नहीं पाते हैं जल्दी, या फिर रात को हम जल्दी नहीं सो पाते, मुझसे जल्दी उठा नहीं जाता सुबह, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये सब के साथ अलग अलग होता है कि अगर आप सुबह नहीं उठ सकते तो आप रात को पढ़ सकते हैं। तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता कि सुबह उठ के ही पढ़ना है या फिर रात को जल्दी ही सोना है, रात को नहीं पढ़ना, ऐसा कुछ नहीं होता। जब कंफर्टेबल लगे तब आप पढ़ सकते हैं। और जिन स्टूडेंट के घर पे अगर डिस्टरबेंस रहता है तो रात का टाइम एकदम सही है पढ़ने के लिए, तो रात को काफ़ी शांति से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है कि कई बार बहुत ज़्यादा रिग्रेट करते हैं, अगर दिन में जैसे 1 घंटे सोना था और 2 घंटे सो गई तो फिर रिग्रेट होता है। तो रिग्रेट करने की बजाय ऐसा सोचना चाहिए कि हाँ, अब मैं 1 घंटा और अच्छे से पढ़ूँगा या 1 घंटे अच्छे से पढ़ूँगी। तो रिग्रेट करने में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। इसके अलावा नेक्स्ट है कि जो फूड है वो लाइट फूड रखना चाहिए, स्पेशली डिनर में लाइट फूड रखना चाहिए, तो इससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। एंड इस सब के अलावा कि कई स्टूडेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, तो अगर आप इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो ये कोई काम का नहीं है। अगर इतना स्ट्रेस आपको पढ़ने भी नहीं दे रहा है तो वो स्ट्रेस कोई काम का नहीं है, तो इतना स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। इसके साथ ही एग्ज़ाम जो हैं वो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो ज़िंदगी है वो अलग है और एग्ज़ाम है ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो इनको अपॉर्चुनिटीज़ की तरह ही लेना चाहिए। एक अपॉर्चुनिटी जाएगी तो एक अपॉर्चुनिटी फिर वापस आने वाली है, लेकिन पूरी पूरी कोशिश करनी चाहिए कि जो अपॉर्चुनिटी आपको मिली है उसमें आप अपना 100% दें। तो ऐसा नहीं है कि बस ये एग्ज़ाम ही सब कुछ है, ऐसा कुछ नहीं होता। आप अपना 100% यहाँ पे दें। तो इसके अलावा हैप्पीनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खुश रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप खुश हैं तो आप काफ़ी प्रोडक्टिव स्टडी करेंगे, तो हैप्पीनेस बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा ग्रेटिट्यूड शो करना सीखिए। अगर आप ग्रेटिट्यूड शो करते हैं तो अपने आप आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज़ होती चली जाती है। इसके अलावा आपको अच्छे रिजल्ट्स भी मिलते जाते हैं। एंड मेन थिंग जो है वो है कि आपको अपने टाइम का पूरा पता होना चाहिए। टाइम का पूरा पता होना चाहिए कि आपका टाइम कहाँ जा रहा है। इसके लिए आप देख सकते हैं, अभी आप कोई डायरी या फिर अपना रजिस्टर लेके उसमें लिख सकते हैं कि आज आपका टाइम सुबह से कहाँ गया है। तो इस तरीके से आपको टाइम का पूरा पता होना चाहिए। टाइम है उसको बिल्कुल वेस्ट ना करें, तो टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो ये हमने बात की है कॉमन प्रॉब्लम्स के बारे में। अब हम बात करेंगे कि किस तरीके से स्ट्रेटजी होनी चाहिए एग्ज़ाम की। तो स्ट्रेटजी के लिए सबसे पहले आपको याद रखना चाहिए कि आपको 100% सिलेबस नहीं करना,
ये सबसे मेन चीज़ है कि 100% सिलेबस नहीं करना है, इतना ही सिलेबस करना है जो आप अच्छे से रिवाइज कर पाएँ। तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपको 70% ही सिलेबस करना है या 60% ही करना है, क्योंकि जितना हम पढ़ते हैं उतना पूरा एग्ज़ाम में हम नहीं दे पाते। तो इसलिए ये अच्छा है कि अगर आप 80 से 90% के बीच में सिलेबस को कंप्लीट करें, तो 80 से 90%, 85% तक आप अपना सिलेबस करें। रिवीजन है वो होना बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करेंगे कि किस तरीके से सारे जो पेपर्स कंडक्ट होंगे उनकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो पेपर फर्स्ट, तो यहाँ पे एग्ज़ाम में 4 पेपर्स होंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कॉमन मिस्टेक जो स्टूडेंट के द्वारा की जाती है। सबसे पहले है कि कॉस्ट बेनिफिट रेशियो होना चाहिए जो आप पढ़ रहे हैं। ऐसे नहीं है कि सिर्फ पढ़ते जा रहे हैं। जैसे पेपर फर्स्ट है, तो ये जनरल नॉलेज वाला पेपर है जो कि 100 मार्क्स कैरी करता है। एंड ये पेपर इंग्लिश का पेपर है सेकंड, तो ये भी 100 मार्क्स को कैरी करता है। एंड ये वाला पेपर है, ये जीके है, ये ऑप्शनल है, तो जो भी ऑप्शनल आपका है। एंड फोर्थ है, ये भी ऑप्शनल सेकंड है। तो जो कॉमन मिस्टेक की जाती है, जैसे कि 8 घंटे कोई स्टूडेंट पढ़ रहा है, तो उसमें क्या करेंगे कि 1 घंटे जैसे करंट अफेयर्स पढ़ लिया, एंड फिर 1 घंटे उन्होंने मान लो इंडियन हिस्ट्री उठा ली, इंडियन हिस्ट्री पढ़ ली, या फिर 1 घंटे इकोनॉमी पढ़ ली, या फिर साइंस पढ़ ली, जो भी है। तो देख सकते हैं कि 8 घंटे में से 3 घंटे पेपर फर्स्ट के लिए चले गए हैं। अब बाकी बचे 5 घंटे, तो उसमें से अगर 1 घंटा इंग्लिश के लिए जा रहा है तो बाकी फिर बचेंगे 4 घंटे, और 4 घंटे में से 2-2 घंटे अगर ऑप्शनल के लिए जा रहे हैं। तो ये जो स्ट्रैटेजी है ये पूरी रॉन्ग स्ट्रैटेजी है, क्योंकि जो ऑप्शनल पेपर हैं ये 200-200 मार्क्स कैरी करते हैं, यानी कि 100 मार्क्स कैरी कर रहा है ये पेपर 600 में से। तो पेपर फर्स्ट जो है वो 100 मार्क्स कैरी कर रहा है, और इसमें आप देख सकते हैं कि 100 मार्क्स में यहाँ पे आपके पास जो सब्जेक्ट है वो है इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री, इसके साथ ही इंडियन आर्ट एंड कल्चर, एंड इसके अलावा आपके पास है राजस्थान का हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर। तो उसके बाद आपके पास है इंडियन ज्योग्राफी, राजस्थान ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमी, राजस्थान इकोनॉमी, इसके अलावा जनरल साइंस, फिर आपके पास है करंट अफेयर, नेशनल एंड यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल, और उसी के साथ राजस्थान का। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिलेबस है पेपर फर्स्ट का स्पेशली। एंड पेपर सेकंड है, ये इंग्लिश में 100 मार्क्स कैरी कर रहा है, तो इसका सिलेबस तुलना में कम है थोड़ा। एंड पेपर थर्ड फिर 200 मार्क्स, एंड पेपर फोर है 200 मार्क्स। तो जितने भी टाइम आप स्टडी कर रहे हैं उसका जो रेशियो है वो भी इनके मार्क्स की रेशियो के अकॉर्डिंग होना चाहिए। पेपर फर्स्ट जो है ये नेचर में काफ़ी बल्कि दिखता है, पर इतना बल्कि ये है नहीं। तो जैसे इंडियन हिस्ट्री की अगर बात करें हम, तो एंशियंट हिस्ट्री यहाँ नहीं दी गई है, इसके अलावा मिडेवल हिस्ट्री भी नहीं दी गई है, एंड मॉडर्न हिस्ट्री में भी बहुत ही स्पेसिफिक टॉपिक है वो दिए गए हैं। जैसे कि हम बात करें 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था उसके बारे में, इसके अलावा फिर बात करते हैं तो नेशनल कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी उसके बारे में, उसके अलावा जो मॉडरेस्ट और एक्सट्रीमिस्ट के ग्रुप बने थे तो उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा वो दिया गया है। इसके बाद है रिवोल्यूशनरीज के बारे में दिया गया है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे काकोरी कांड वगैरह ये सब हुए थे तो वो सब मेंशन किया गया। उसके अलावा स्पेसिफिकली गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में दिया गया है। तो इतना ही सिलेबस इंडियन हिस्ट्री का है। फिर इंडियन आर्ट एंड कल्चर, तो इंडियन आर्ट एंड कल्चर से पहले एक बार इंडियन हिस्ट्री के बारे में बताती हूँ कि इंडियन हिस्ट्री आपने जहाँ से भी कंप्लीट की है वहीं से रिवाइज कीजिएगा, अब नई बुक्स नहीं उठानी है। और जिन्होंने नहीं कंप्लीट किया है वो अपना स्पेक्ट्रम जो बुक आती है उससे कंप्लीट कर सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा नहीं है, ये पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं और पर्टिकुलर चैप्टर्स में मिल जाएंगे।
इसके अलावा बात करेंगे इंडियन आर्ट एंड कल्चर की। तो आपने जहाँ से भी कंप्लीट किया अब वहीं से रिवाइज़ करना है, नई चीज़ें नहीं उठानी हैं, क्योंकि जो पेपर है वो सिर्फ 100 मार्क्स कैरी करता है और इसमें से भी जीके में 100 मार्क्स तो किसी के भी नहीं आते कभी। तो आप मान सकते हैं 60-70 के आसपास लेके चल सकते हैं। तो जीके के पेपर में तो ये भी ज़्यादा ही होते हैं। यहाँ डरने वाली भी बात नहीं है, क्योंकि इस एग्ज़ाम में ज़्यादातर स्टूडेंट है वो साइंस के स्टूडेंट हैं जो कि जीके से घबराते हैं। तो अब बात कर रही थी इंडियन आर्ट एंड कल्चर की। तो इंडियन आर्ट एंड कल्चर में जो सिलेबस दिया गया है उसमें विजुअल और परफॉर्मिंग आर्ट दी गई है, पेंटिंग दी गई है। तो जैसे इंडिया में अलग अलग जगह की पेंटिंग्स हैं उनके बारे में दिया गया है। तो आपको पता होना चाहिए, जैसे मधुबनी पेंटिंग है या फिर मधुबनी पेंटिंग कहाँ की है, उसमें क्या उसकी स्पेशलिटी है, तो ये सब मालूम होना चाहिए। कलमकारी पेंटिंग ये सब आपको मालूम होना चाहिए। इसके बाद स्कल्पचर दिया गया है, तो स्कल्पचर वाला पार्ट, आर्किटेक्चर वाला पार्ट एंड इसके अलावा डांस फॉर्म्स हैं अलग अलग जगह की, अलग अलग स्टेट की। उसके बाद म्यूजिक जो है उसके बारे में दिया गया है, तो म्यूज़िक का भी मालूम होना चाहिए। एंड म्यूजिक में जैसे घराने होते हैं, तो जैसे हिंदुस्तानी घराने में कौन कौन से ये आते हैं, जो प्रमुख कलाकार हैं वो कौन से हैं। इसके अलावा जो वैदिक काल था, तो वहाँ से जो लेखन जो स्टार्ट हुआ, लिटरेचर जो स्टार्ट हुआ, उसके बारे में भी मेंशन किया गया है। तो ये सब आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद आता है राजस्थानी हिस्ट्री का, तो ये थोड़ा टफ पड़ता है। ऐसा नहीं है कि जो टॉपिक मेंशन किए गए हैं वो सारे ही कंप्लीट करने हैं। कोई भी टॉपिक आप छोड़ सकते हैं जो आपको बहुत बल्कि लग रहा है, लेकिन बाकी के जो टॉपिक हैं वो अच्छे से पढ़ें, वहाँ से फिर क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट होने चाहिए। एंड यहाँ पे जो इंडियन आर्ट एंड कल्चर है, इसके लिए आप नितिन सिंघानिया जी की वो जो बुक आती है उसको रेफ़र कर सकते हैं। तो यूपीएससी के स्टूडेंट हैं वो इसको प्रीफर करते हैं। इनकी आर्ट एंड कल्चर की बुक है वो काफ़ी अच्छी है। इसके अलावा आपने जहाँ से भी पढ़ा है उसी को कंटिन्यू कीजिए। ये बात मैं बार बार बोल रही हूँ कि आपने जहाँ से पढ़ा है वहीं से करना, नई चीज़ें स्टार्ट मत करना। इसके अलावा जो फाइन आर्ट्स की एक एनसीईआरटी आती है, तो वहाँ भी काफ़ी अच्छे से बताया गया है, तो अगर उसको पढ़ा है आपने तो वहाँ से कर सकते हैं। फिर है राजस्थानी हिस्ट्री और कल्चर का एक साथ दिया गया सिलेबस। इंडियन ज्योग्राफी का सिलेबस काफ़ी कम दिया गया है, तो एनसीईआरटी की बुक्स हैं वहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। एंड फिर राजस्थान ज्योग्राफी, तो आपकी जो भी सोर्सेज हैं वहाँ से आप इसको कंप्लीट कीजिए। तो काफ़ी सारे नोट्स मिलते हैं मार्केट में या फिर जहाँ से भी अवेलेबल है, जहाँ से भी आपने पढ़ लिया इसको वहीं से ही इसको फिर से रिवाइज़ करना है। फिर बात करते हैं आगे, तो इंडियन इकोनॉमी एंड राजस्थान इकोनॉमी। तो ये जो सिलेबस है ये बहुत ही कम दिया गया है, पर्टिकुलर टॉपिक दिए गए हैं, पर्टिकुलर स्कीम दी गई है, तो उनको आप पढ़ सकते हैं। एंड राजस्थान इकोनॉमी में जो इकोनॉमिक सर्वे आता है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो उसको ज़रूर देखें, वहाँ से काफ़ी क्वेश्चन मिलने हैं। उसके बाद जनरल साइंस के लिए जो 9th और 10th क्लास की आरबीएससी या फिर एनसीईआरटी की बुक है उसको फॉलो कर सकते हैं, तो वहाँ से ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर करंट अफेयर्स की बात करें तो आप मूमल की जो बुक आती है काफ़ी अच्छी बुक है, तो मूमल की जो बुक है वो काफ़ी अच्छे से इसको कंप्लीट करती है, तो इस बुक को देख सकते हैं, ये हिंदी में ही आती है। तो इसमें राजस्थान का इसके साथ ही नेशनल इंटरनेशनल भी होता है। अगर फिर भी आपके पास टाइम है तो जो क्रोनोलॉजी आती है उससे आप कंप्लीट कर सकते हैं अपना करंट अफेयर नेशनल और इंटरनेशनल वाला। तो ये हमने बात की यहाँ पे फर्स्ट पेपर के बारे में। तो अगर आपने अपना पेपर फर्स्ट है वो कंप्लीट कर लिया है तो आप इसको रोज़ 1-1.5 घंटा दे सकते हैं, और अगर नहीं कंप्लीट किया है तो फिर आपको अपने जो स्टडी आवर है उनको बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि स्टडी आवर है वो आपने 6 घंटे ही रखे हैं और वहाँ से 3 घंटे 2 घंटे आप पेपर फर्स्ट में दे रहे हैं। अब हम बात करेंगे पेपर सेकंड के बारे में। तो इंग्लिश का जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, सिंपल से कुछ टॉपिक ग्रामर के और कुछ वोकेब के टॉपिक्स हैं, तो आप उनको कंप्लीट कर सकते हैं आराम से। कोई भी बेसिक बुक ले लीजिए,
वहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। एंड जो एसएससी सीजीएल की जो बुक्स आती हैं वहाँ से ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और इसके अलावा जो सीजीएल के जो पेपर्स होते हैं उनकी प्रैक्टिस करके आप यहाँ से अपना इंग्लिश वाला पोर्शन है वो कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये हमने बात की पेपर फर्स्ट एंड सेकंड के बारे में। फिर पेपर थर्ड के बारे में बात करेंगे। तो पेपर थर्ड में ऑप्शनल सब्जेक्ट जो भी है आपका, जैसे हम यहाँ पे इस चैनल पे फॉरेस्ट्री की स्टडी कर रहे हैं तो फॉरेस्ट्री के बारे में ही बात करेंगे। और इसके अलावा अगर इन्वायरमेंट किसी का ऑप्शनल है तो वो अपनी बुक रेफ़र कर सकते हैं, जैसे शंकर आईएएस एक अच्छी बुक है। एंड इसके अलावा 2-3 बुक इन्वायरमेंट की वो स्टडी कर सकते हैं। और फॉरेस्ट्री के लिए मैंने बताया था कि मणिकंदन एंड एस प्रभु। एंड इसके अलावा जो केटी बार्थिमैन है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उसमें काफ़ी सारे। तो सारा सिलेबस आपको एक जगह का ही नहीं मिलेगा, तो मैंने इसके लिए पीडीएफ बना रखी हैं, तो उसमें ऑलमोस्ट सिलेबस है वो एक जगह पे मिल जाएगा आपको। तो आप पीडीएफ है वो परचेज़ कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। इसके अलावा जो फॉरेस्ट्री का सिलेबस है वो मैं यहाँ पे कंप्लीट कराती हूँ। तो 5th यूनिट है वो बस कंप्लीट होने वाली है, उसके बाद हम जल्दी जल्दी और जो यूनिट्स हैं उनको कंप्लीट करेंगे। मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि आपको 100% सिलेबस नहीं करना, लेकिन यहाँ पे मुझे 100% कराना पड़ता है फॉरेस्ट्री का सारे टॉपिक, क्योंकि किसी स्टूडेंट के लिए कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट होता है, किसी के लिए कोई दूसरा। तो इसलिए मुझे यहाँ पे सारे टॉपिक्स देखने पड़ते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको भी 100% ही पूरा यहाँ से टॉपिक उठाने हैं। बहुत टॉपिक होते हैं जिनका वेटेज नहीं होता इतना, और कुछ होते हैं उनका वेटेज बहुत ज़्यादा होता है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो उस अकॉर्डिंग फिर आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे। तो अगर जैसे हम फॉरेस्ट्री की बात कर रहे हैं तो इसमें यूनिट फर्स्ट है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, सिल्वीकल्चर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। फिर एग्रो फॉरेस्ट्री की यूनिट नंबर 4 काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 5th यूनिट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद बात करें तो 7th यूनिट, जिसमें पूरा एक्ट वगैरह वो दिए गए हैं, पॉलिसी वगैरह, फॉरेस्ट पॉलिसी लेजिस्लेशन से रिलेटेड है ये। फिर 9th यूनिट है, 9th और 10th जो हैं ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, इकोलॉजी वाली, वाइल्ड लाइफ वाली। इसके अलावा जो यूनिट नंबर 12 है ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एंड यूनिट नंबर 2 भी इम्पोर्टेंट है। तो ये यूनिट है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और स्पेसिफिकली ये यूनिट है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये हमने बात की पेपर थर्ड के बारे में। फिर हम बात करते हैं पेपर फोर्थ के बारे में। तो यहाँ से जो सिलेबस मेंशन किया गया है ये मेजरली 11th 12th का और जो ग्रेजुएशन का है, बीएससी या फिर बीटेक में जो था वो सब यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो बुक सोर्स में जैसे 11th 12th की एनसीईआरटी या फिर जो भी आरबीएससी बोर्ड की बुक है तो वहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। एंड ग्रेजुएशन के लिए जो जेपीएच और सीबीएच की बुक, बहुत ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड वाली बुक यहाँ नहीं लेनी, क्योंकि आप अगर प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखेंगे तो क्वेश्चंस हैं वो यहीं से फॉर्म हो जाते हैं आराम से। तो जैसे बीटेक के स्टूडेंट्स ने अपनी जहाँ से भी बुक पढ़ी हो तो उन्हीं बुक को प्रीफर करें। लेकिन अगर जेपीएच और सीबीएच की बुक देख रहे हैं तो ये भी काफ़ी अच्छी बुक्स हैं। बुक्स में क्या है कि कंटेंट तो सेम ही होता है, सिर्फ पब्लिकेशन अलग अलग होते हैं। अब कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके नेचर आपको मालूम होना चाहिए कि उसमें कहाँ से क्वेश्चंस फॉर्म होंगे। तो आरपीएससी के द्वारा कंडक्ट करवाई जा रही है तो चांसेस हैं वो इन्हीं बुक से क्वेश्चंस बनने के होते हैं। इसके अलावा मैथ्स ऑप्शनल के लिए स्पेसिफिकली बता देती हूँ कि 11th 12th की बुक्स जो 2010-11 के लगभग चलती थी, वो जो बुक्स थी वो अब मार्केट में बहुत कम अवेलेबल हैं या ना के बराबर अवेलेबल हैं। तो जो सिलेबस मेंशन किया गया है ये उस टाइम की जो बुक्स थी उनमें है ये। तो अगर आपको ये अरेंज हो पाए तो सही है, वरना आप 11th 12th की एनसीईआरटी और आरबीएससी की जो बुक्स हैं उनसे भी कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन जो सिलेबस मेंशन किया गया है ये उस अकॉर्डिंग मेंशन किया गया है जो उस वक्त बुक चलती थी, तो सारा कंटेंट उनमें था। इसके अलावा ग्रेजुएशन का जो है वो जेपीएच और सीबीएच में काफ़ी अच्छे से मेंशन की गई है।
तो ये हमने डिस्कस किया प्रॉब्लम्स के बारे में एंड कि सिलेबस पूरा कि कहाँ से क्या क्या है। अब हम बात करेंगे एक कॉमन स्ट्रेटजी की। तो स्ट्रेटजी है वो एक तो प्लान होना चाहिए डेली का। तो प्लान जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कंसिस्टेंसी की बात हम कर रहे थे, तो कंसिस्टेंसी के लिए प्लान है वो बहुत ज़रूरी है। तो एक तो आपके पास डेली का प्लान होना चाहिए, उसके साथ ही आपका वीकली प्लान भी होना चाहिए। तो वीकली प्लान भी हो, इसके साथ ही मंथली प्लान भी हो। तो मंथली प्लान भी होना चाहिए। इसके लिए आप अलग से कोई डायरी रख सकते हैं, रजिस्टर रख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि आप मंथ में कितना कंप्लीट करने वाले हैं। तो जैसे मंथ में आपने देखा कि पेपर फर्स्ट में मुझे इतना करना है, पेपर सेकंड इतना, तो पूरा प्लान यहाँ पे लिखना चाहिए आपको। उसके बाद आपको उसको वीक में डिवाइड करना है कि इस वीक में मुझे इतना करना है एंड नेक्स्ट वीक में इतना करना है। इस तरीके से मंथ का पूरा हो जाना चाहिए। उसके बाद आते हैं डेली टारगेट्स। तो डेली टारगेट्स लिखने चाहिए। डेली आपका टारगेट होना चाहिए कि ये कंप्लीट करना है आज, आज मुझे ये टॉपिक करना है। उसके बाद में उसके आगे एक छोटा सा बॉक्स बना दीजिए इस तरीके से। एंड अगर आप टारगेट अचीव कर पाते हैं तो उस पर आप इस तरीके से निशान बना सकते हैं। और अगर आपका टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ तो वहाँ पे क्रॉस ज़रूर लगाएं। तो शुरू में दिक्कत होती है, शुरू में 50% भी कंप्लीट नहीं हो पाता, कभी कभी तो 20-30% भी कंप्लीट नहीं हो पाता। लेकिन स्टार्ट करने की देर होती है, फिर आप अच्छे से कर सकते हैं। तो 100% अगर कंप्लीट नहीं हो रहा है, आप 70-80% भी कर पा रहे हैं तो काफ़ी ठीक है ये। तो प्लान है वो बहुत ज़रूरी है, यानी 8-9 घंटे का प्रोडक्टिव प्लान आपके पास होना चाहिए। ये मिनिमम है एंड मैक्सिमम तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, लेकिन 8-9 घंटे का प्लान ज़रूर होना चाहिए। और इसके अलावा कई स्टूडेंट होते हैं वो जैसे 2 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं या फिर एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, उसको कंप्लीट करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट शुरू करते हैं। और कुछ लोग हैं वो 2-2 3-3 सब्जेक्ट साथ लेके चलते हैं। तो ये सबका अलग अलग होता है, डिफरेंट, सबकी अलग अलग स्ट्रैटेजी होती है। तो वो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। लेकिन मेन जो आपको ध्यान रखना चाहिए, जैसे आप 6 घंटे आप पढ़ रहे हैं, तो 6 घंटे में से आपकी जो टाइम है ये इसका रेशियो इन पेपर के जो मार्क्स हैं उनके रेशियो के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर आपने बहुत अच्छी तैयारी कर ली ऑप्शनल्स की तो आप पेपर फर्स्ट सेकंड में टाइम दे सकते हैं ज़्यादा। अदरवाइज़ यहाँ पे आपको 1:1 एंड इस तरीके से टाइम देना चाहिए। अगर 6 घंटे पढ़ रहे हैं तो आप जैसे 1 घंटा पेपर फर्स्ट, 1 सेकंड को, ये यहाँ पे पेपर थर्ड एंड पेपर फोर्थ को। इसके अलावा रिवीजन जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो आप डेली रिवाइज कर सकते हैं या फिर वीकली रिवाइज कर सकते हैं एंड मंथली फिर आप पूरे का रिवीजन ज़रूर करें, क्योंकि बगैर रिवीजन के कॉन्फिडेंस है वो लूज़ होगा। तो रिवीजन है वो भी बहुत ज़रूरी है। तो अपनी जो स्टडी है वो पूरा मटेरियल इस तरीके से होना चाहिए। उसके शॉर्ट नोट्स आपके पास होनी चाहिए, या तो आपने बना लिए होंगे, या कुछ लोग हैं जो नोट्स नहीं बनाते, सीधा अपनी बुक से ही पढ़ते हैं। तो सबका अलग अलग होता है ये। लेकिन मेन ये है कि आपका जो रिवीजन है वो कम से कम 3 बार तो हो ही जाना चाहिए एग्ज़ाम तक। तो चाहे आप कम पढ़ ले, लेकिन रिवीजन है वो 3 रिवीजन ज़रूर होने चाहिए। इसके अलावा प्रीवियस पेपर्स की बात करते हैं। तो प्रीवियस ईयर पेपर में जैसे पेपर फर्स्ट है तो आरपीएससी के द्वारा पेपर कंडक्ट करवाए हुए आपको मिल जाएंगे साइट पे। तो जीके के पेपर किस तरीके से फॉर्म हो रहे हैं तो उनको वहाँ से देख के उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सेकंड, फिर हम बात करें इंग्लिश के पेपर की, तो प्रीवियस ईयर पेपर देख सकते हैं, जैसे एसीएफ का भी कंडक्ट करवाया गया था। तो अभी थोड़ा तो डिफरेंस होगा उस पेपर के और इसके लेवल में, लेकिन सीजीएल के जो पेपर्स हैं उनको आप देख सकते हैं। तो कुछ वैसा सही पेपर आपको मिलेगा। एंड इसके अलावा पेपर थर्ड की बात करें तो आप अच्छे से पढ़ सकते हो, और जो ऑब्जेक्टिव फॉरेस्ट्री की बुक मैंने बताई थी वहाँ से आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर जहाँ से भी आपको क्वेश्चन अवेलेबल हो रही हैं वहाँ से आप प्रैक्टिस करें क्वेश्चन की। क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे आपने कितना भी पढ़ लिया हो,
लेकिन अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करी है तो सब वहाँ पे कोई काम नहीं आता। इसके अलावा पेपर 4th की बात कर रहे हैं तो 4th पेपर जो है वो आपका है मैथ्स का। तो मैथ्स के लिए रिलेटेड एग्ज़ाम जो भी हुए हैं उनके क्वेश्चंस को देख सकते हैं। इसके अलावा जो क्वेश्चंस बुक में दिए गए हैं उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई ऑथेंटिक टेस्ट सीरीज हो तो उनको ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैथ्स के लिए ऐसे नहीं है कि अ, फिर से पूरा थ्योरी पढ़ें फिर क्वेश्चन करें। क्वेश्चन स्टार्ट करें आप, अपने आप पूरी थ्योरी है वो रिवाइज हो जाएगी क्वेश्चंस के थ्रू। एंड मैथ्स में अपनी फॉर्मूला बुक ज़रूर बनाएं, फॉर्मूला शीट्स, जहाँ पे आपके पास जो 14 टॉपिक्स दिए गए हैं उन सब के आपके पास फॉर्मूलाज वगैरह होने चाहिए। जो भी टॉपिक्स आप कंप्लीट कर रहे हैं तो उनके फॉर्मूला शीट्स हो। तो आप इसके लिए अपनी प्रिपरेशन है वो अच्छे से कीजिए। एंड दिसंबर का मंथ बहुत बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। अगर ये मंथ हाथ से निकल गया तो फिर आप जनवरी में अच्छे से कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो दिसंबर के मंथ में आपके जो भी टॉपिक्स छूटे हुए हैं या फिर जो भी आपको प्रिपरेशन करनी है वो दिसंबर में कीजिए। इससे आपकी जो स्टडी है उसको एक पेस मिलेगा। तो उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको हेल्प होगी। तो आज से ही अपना पूरा प्लान बनाइए और अपनी तैयारी में जुट जाइए। सो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि उनकी भी हेल्प हो। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।